सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 मई के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो रहेगा रुपी एक्सचेंज रेट को लेकर। एक्सचेंज रेट फ्री मार्केट के अंदर कैसे रहते हैं इसको डिस्कस करेंगे। पुलित्जर प्राइज के बारे में भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे। सेडिशन लॉ को यहाँ पर देखने वाले हैं हम। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या होता है, सिमलीपाल एंड टोमेटो फ्लू, ये सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी वो 6 मार्क्स की रहने वाली है। तो 6 मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क मिलेगा। फॉर एवरी इनकरेक्ट वन 0। और अगर आप मिसरीडिंग करते हैं, अगर आप करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट समझ के आंसर करते हैं तो -2 का आपका स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुपी एक्सचेंज रेट। रुपी एक्सचेंज रेट को लेकर पूछा जा रहा है कि बताएं आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वंस अगेन जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कहा है उसी तरीके से सोल्व करिएगा। मींस आपको जो टॉपिक है उसको करना है अंडरलाइन और पूछा गया जो चीज होती है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको सर्कल में डालना है। तो यहाँ पे रुपी एक्सचेंज रेट को लेकर काफी ज्यादा अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है और काफी ज्यादा न्यूज इसको लेकर आ रहे हैं। उसके रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हाउ मेनी रुपी कैन बाय अ डॉलर, ये आपका रुपी एक्सचेंज रेट जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर आता है। मे बी इंडियन एक्सपोर्टर्स विल बी हार्म्ड। जब यहाँ पे रुपी एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं और जिस तरीके से अभी रुपी एक्सचेंज रेट चल रही है, क्योंकि हमें देखा कि यहाँ पर रुपी जो है डॉलर के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि गिर रहा है, तो इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा क्या। मे बी फॉलिंग द एक्सचेंज रेट मीन्स बाइंग अमेरिकन प्रोडक्ट विल बिकम कॉस्टलियर। तो अभी हमें जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे क्या हमारे लिए। मे बी देखिए करंट सिनेरियो जो अभी चल रहा है उसको लेकर विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर करना है। तो सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए जब रुपी एक्सचेंज रेट फॉल करता है, जब ये रुपी एक्सचेंज रेट गिरता है, मैं आपको एक बार यहाँ पर जो डेटा है डेटा के थ्रू दिखाता हूँ किस तरीके से एक्सचेंज रेट काम कर रहा है। तो 77.82 अगर हम रिसेंटली डेटा देखें, मतलब करंट आज का डेटा देखें, तो एक यूएस डॉलर जो है वो 77.82 रुपीज से खरीदा जा सकता है। मतलब $1 की वैल्यू कितनी है, 77 रुपये 82 पैसे। ये अभी प्रेजेंट आपको मैंने बताया। ये बिल्कुल लेटेस्ट आपका डेटा है आज का। बिल्कुल अगर आप देखेंगे पूरे साल में ये वेरी करता रहा। पिछले एक साल का डेटा यहाँ पर ग्राफ के ऊपर दिया गया है। तो ये देयर वाज अ टाइम जब ये 73 के आसपास भी था, 74, 5, 6 भी ये गया, 77 भी गया और 78 भी इसने टच किया। ठीक है, तो अभी ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि रुपी एक्सचेंज रेट को लेकर बताएं कि हाउ मेनी रुपी कैन बाय अ डॉलर, कितने रुपए एक डॉलर को खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने पीछे देखा। अगर एक्सचेंज रेट गिरता है, मतलब अगर हम कहें कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपए, या फिर ये गिर कर हो गया $1 इज इक्वल टू 80 रुपए, फॉलिंग द एक्सचेंज रेट मींस बाइंग अमेरिकन प्रोडक्ट विल बिकम कॉस्टलियर। तो अगर पहले आपको कोई एक चीज खरीदनी थी अमेरिका से, वो 70 रुपए की आपको मिलती क्योंकि वो $1 की थी। लेकिन आज वही चीज प्राइस उसका सेम है, $1 ही है, लेकिन आज उसके लिए आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बाय एन आईफोन, मान लीजिए आप एक आईफोन खरीदना चाहते हैं, अमेरिका से खरीदना चाहते हैं, और अगर हम कहें कि इसकी जो वैल्यू है कितनी है, यहाँ पर $500 मान लीजिए, इवन दो इससे ज़्यादा रहेगी आपकी, आप यहाँ पर इसे $1000 मान लीजिए। ठीक है, सो $1000 के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता, पहले 70,000 रुपये देना पड़ता। लेकिन अभी अगर 80 रुपये वैल्यू हो जाती है $1 की, तो अभी कितना देना पड़ेगा, 80,000 देना पड़ेगा। तो आपने जो प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए आप कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, कोई मोबाइल फोन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अगर वो $1000 का है तो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल। तो अगर एक्सचेंज रेट गिरता है तो क्या होता है, आपकी जो बाइंग है वो महंगी हो जाती है, आपको चीजें महंगी मिलती हैं। लेकिन इसके ही उलट एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिकन के लिए सस्ता हो जाता है, क्योंकि देखिए इंपोर्टर को नुकसान हुआ क्योंकि चीजें महंगी हो गई, उसी तरीके से एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ क्योंकि अब हमारी चीजें जो है सस्ती हो गई। इसी वजह से वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी चीजें डिमांड करेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर होगा क्या, इंडियन एक्सपोर्टर्स विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि जो हमारी गुड्स हैं वो चीपर हो जाएंगी। जहां पहले उनको एक 80 रुपए की चीज के लिए आप कह सकते हैं, या 70 रुपए की चीज के लिए $1 देना पड़ता था, आज उसी $1 से वो 80 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं।
ठीक है, मतलब वो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं उसी $1 को अगर वो यूज करते हैं तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा क्योंकि उनकी चीजों की डिमांड फॉरेन मार्केट में काफी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है, जो आपके इकोनॉमिक्स का है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। सेकंड क्वेश्चन बात करता है हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन द फ्री मार्केट। जो फ्री मार्केट होती है उसके अंदर जो एक्सचेंज रेट होती है वो कैसे डिसाइड करी जाती है? क्या वो डिमांड से डिसाइड करी जाती है, क्या वो मार्केट मैनिपुलेशन से डिसाइड करी जाती है, या फिर वो सप्लाई से डिटरमिन करी जाती है? सोचिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 सेकेंड्स में आपको देता हूं। सो क्या वो डिमांड से, मार्केट मैनिपुलेशन से, सप्लाई से? देखिए अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। किस करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे ही यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, जो वैल्यू है करेंसी की, वो डिसाइड करी जाती है। इमेजिन करिए कि अगर मार्केट के अंदर रुपी की डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा? रुपी का एप्रिसिएशन यहां पर होना शुरू हो जाएगा। होता क्या है मार्केट के अंदर, डॉलर हर किसी को चाहिए, तभी यहां पर उनकी खुद की वैल्यू की, जो करेंसी की वैल्यू होती है, वो डॉलर के कंपैरिजन में गिरना शुरू हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी फ्री मार्केट के अंदर चीजें डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिसाइडेड होती है, इस पर डिपेंडेंट होती है। मार्केट मैनिपुलेशन करी तो जाती है, चाइना करता है इसको, और अपनी करेंसी को वो कोशिश करता है डॉलर के कंपैरिजन में डिग्रेड करके रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ये जो मार्केट मैनिपुलेशन है ये फ्री मार्केट का फीचर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं आपको देता हूं ताकि ये चीज आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए रुपी है और डॉलर है। अभी हम जानते हैं कि 77 और 78 रुपीस जो है उससे आप $1 परचेस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जब ये सब चीजें शुरू हुई, ₹1 $1 का था फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 रुपी इज इक्वल टू $1। लेकिन हुआ क्या, ये मान लीजिए स्थिति है 2010 में, सिर्फ ये प्रेजेंटिव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 2010 के अंदर ये था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे साल बीतते गए, 2015 तक लोगों ने डॉलर को बहुत ज्यादा डिमांड किया मार्केट के अंदर। इवन इंडिया के अंदर डॉलर की डिमांड बढ़ी कि हमें बाहर से चीजें परचेज करनी थी, हमें जो इक्विपमेंट्स है वो परचेज करने थे, रॉ मटेरियल परचेज करना था, बहुत सारी चीजें हमें परचेज करनी थी। इसी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती गई, लेकिन रुपये की डिमांड किसी ने ज्यादा करी नहीं। तो क्या होगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है तो उसका वैल्यू भी यहां पर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2022 आते आते डॉलर की डिमांड रुपये के कंपेरिजन में काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्या होगा, रुपये फॉल करना शुरू कर देगा और डॉलर एप्रिशिएट करना शुरू कर देगा। वैसे भी देखिए, चाहे इकोनॉमी हो या लाइफ हो या आपका यूपीएससी एग्जाम हो, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वैल्यू उसी की ज्यादा होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो आपसे एक्सचेंज रेट को लेकर कुछ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहा है। एक्सचेंज रेट इन इंडिया की बात करें, यहां पर मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं, इसको लेकर पूछे, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इन इंडिया आरबीआई इंटरवीन करता है टू डिटरमिन द एक्सचेंज रेट। आरबीआई इंटरवीन कर सकता है एक्सचेंज रेट को लेकर। मे बी इन इंडिया एक्सचेंज रेट इज नॉट फुल्ली डिटरमिन्ड बाय द मार्केट। पूरी तरीके से मार्केट के द्वारा इसे डिटरमिन नहीं किया जाता। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, और फिर मैं आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो दूंगा और वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एवरी डे विल बी गेटिंग समथिंग इन द होमवर्क। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम के अंदर भी ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, जैसे यहां पर किया जा रहा है। आरबीआई इंटरवीन करता है, अगर देखिए आरबीआई इंटरवीन कर रहा है एक्सचेंज रेट के अंदर, तो डेफिनेटली हम ये मान सकते हैं कि पूरी तरीके से तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल नहीं है, कोई तीसरा खेल भी यहां पर चल रहा है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट अगर पूरी तरीके से मार्केट के द्वारा डिटरमिन नहीं करी जाती तो आखिर क्या किया जाता है जिससे कि ये एक्सचेंज रेट डिटरमिन होती है। डिमांड एंड सप्लाई के अलावा सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे भारत के अंदर आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पुलित्जर प्राइज को लेकर है। आजकल यूपीएससी पीसीएस के तरीके से प्राइजेस अवार्ड्स के ऊपर भी, स्पोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने लग गए। तो पुलित्जर प्राइज को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पुलित्जर जो है इसे अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है एंड इट इज द मोस्ट कॉवेटेड अवार्ड। तो मस्ट आप कह सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट अवार्ड जो है इसे माना जाता है जर्नलिस्ट के लिए। हो सकता है 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा। रिसेंटली दानिश सिद्दीकी, ये 4 इंडियंस ऑनर्ड लोगों में से एक है जिन्हें कि पुलित्जर प्राइज मिला है। तो स्लेन जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जो है, उनको ये पुलित्जर प्राइज 2022 के लिए दिया गया है
फोटोग्राफी कैटेगरी के अंदर। देखिए वैसे काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जर्नलिज्म की जो फोटोग्राफी है वो भी इसके अंदर एक कैटेगरी रखी गई है। तो यस, इट इज द मोस्ट कोवेटेड अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट और अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से देती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पुलित्जर प्राइज को लेकर ही है। पूछा गया पुलित्जर प्राइज को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, मतलब शुरू किया गया था पुलित्जर विल के हिसाब से, जो कि 1904 में लिखी गई थी। मे बी द अवार्ड्स आर गिवन इन लेटर एंड ड्रामा कैटेगरी। लेटर्स और ड्रामा कैटेगरी के अंदर भी अवार्ड्स को दिया जाता है। हो सकता है अवार्ड जो है वो एजुकेशन कैटेगरी के अंदर भी दिया जाता है। 10 सेकेंड्स सोचिए। अवार्ड को देने की मल्टीपल कैटेगरी भी हो सकती है, कुछ कैटेगरी भी हो सकती है। तो वैसे मैं आपको बताऊं, पीछे हमने देखा जर्नलिज्म के अंदर तो ये दिया ही जाता है। जर्नलिज्म के अलावा लेटर ड्रामा कैटेगरी के अंदर भी ये दिया जाता है, ये आपका एजुकेशन के अंदर भी दिया जाता है, और ट्रैवलिंग के अंदर भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप बेसिकली इसमें दी जाती है। तो ये पुलित्जर प्राइज या पुलित्जर विल के हिसाब से 1904 के अंदर लेकर आया गया था। लेटर ड्रामा हो गया, एजुकेशन हो गया, उस कैटेगरी के अंदर, जर्नलिज्म की कैटेगरी के अंदर भी इसे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नाउ करेक्ट आंसर वंस अगेन ऑल ऑफ द अबव यहां पर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं यहां पर भारत के अंदर भी जो गदर पार्टी थी, हमने जो भारत के लिए बनाई थी, अमेरिका के अंदर गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में काम करती थी, अमेरिका में। इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको ये पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के लिए दिया गया था। याद करिए, गदर पार्टी का नाम गदर भी इनके जो एक बुकलेट आती थी, जो न्यूज़पेपर आता था, उसके नाम पर रखा गया था। ठीक है, सो गोविंद बिहारी लाल वाज द फर्स्ट इंडियन यू कैन से जिनको जर्नलिज्म के लिए 1937 के अंदर ये अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप exam.netmock.com, देखिए exam.netmock.com के ऊपर आपके काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप वहां पर नेट 50 कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। आप अगर चाहें तो वहां पर पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपकी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसे एमसीक्यू के थ्रू कराया है। इसी तरीके से स्पेक्ट्रम जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसे यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू कराएं। तो काफ़ी सारे कोर्सेज एमसीक्यूज के वहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे आप पूरे एरिया को, पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एक 200 डेज का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 200 दिन के अंदर ये सारी सीरीज आपकी जो एमसीक्यूज की है वो कवर करा दी जाती हैं। तो हर दिन आपको वीडियोस मिलते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। वीडियोस कौन से होते हैं? वीडियोस आपके एमसीक्यूज वाले ही होते हैं। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करते करते आप यहाँ पर अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं 200 डेज के अंदर। तो इसे भी आप exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो हमने क्रिएट किया था, और लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इससे हेल्प मिली है। तो इसको भी exam.netmock.com पे नेट 50 कूपन कोड के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बात कर रहा है सेडिशन लॉ को लेकर। पूछा गया सेडिशन लॉ को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं होती। इट्स अ पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, 5 साल की सजा इसके अंदर दी जा सकती है। एंड इसके अंदर जिस व्यक्ति को चार्ज किया जाता है उसे गवर्नमेंट जॉब से भी बार कर दिया जाता है। सो द पर्सन चार्ज्ड अंडर दिस लॉ, ही और शी इज बार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल। हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। बेसिकली 124A, सेक्शन 124A जो है वो सेडिशन को लेकर है। सेडिशन जो है इट इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, और इसमें पनिशमेंट भी दी जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो पहला तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया, और इसके अंदर जो फाइन है, फाइन लगाने का प्रावधान रखा गया, और फाइन के साथ साथ 5 साल नहीं 3 साल की यहां पर सजा का प्रावधान रखा गया। तो इंप्रिजनमेंट करी जाती है बट अप टू 3 ईयर्स, ये ध्यान रखेगा। द पर्सन चार्ज्ड अंडर दिस लॉ इज ऑल्सो बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी उसको नहीं दी जाती, वहां से उसे टोटली प्रोहिबिट कर दिया जाता है, उसका पासपोर्ट भी सीज कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी जो है इनकरेक्ट हो जाती है नाउ। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की शुरू करी थी 2008-9 में, मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, तब से सेडिशन को लेकर बातें और जो आर्टिकल्स हैं वो आते रहते हैं, और वहां पर घुमा फिरा के यही बात करी जाती है कि भाई ये एक आर्काइक लॉ है, इसे हटा देना चाहिए। नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट, या आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है कि क्या सेडिशन लॉ को रखना चाहिए, क्या इसकी आज रेलेवेंस है या नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, तब से इसको लेकर टॉक्स हो रही है, चाहे गवर्नमेंट ए रूल कर रही हो, गवर्नमेंट बी रूल कर रही हो। इसको लेकर तब भी बात करी जाती थी कि ये जो सेडिशन लॉ है ये अंग्रेजों के टाइम का लॉ है, ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, इसे हटा देना चाहिए। और आज भी अगर आप देखेंगे यही बातें हो रही है। और यहां पर ये भी एग्जांपल दिया गया, इस तरीके के जो इन्फोग्राफिक होते हैं उसको सेव करके जरूर रखिएगा। यहां पर भी ये बात करी गई है
कि ये उस तरीके से है कि जैसे आप एक कारपेंटर के हाथ में जो सौ होता है जिससे कि वो लकड़ी को काटता है, वो दे दे जिससे एक पेड़ काटने की बजाय वो पूरे जंगल को काट दे। तो ऐसे भी एग्जाम्पल यहां पर दिए गए। जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, वो ये कहता है इसके अंदर जब भी व्यक्ति अपने वर्ड से कुछ ऐसे शब्द बोलता है या कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है या हेट्रेड की भावना पैदा करने की कोशिश करता है, कॉन्टेम्प्ट करता है या दूसरों को एक्साइट करता है जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसके लिए डिसअफेक्शन लोगों का बढ़ता है, ठीक है, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जो कि लॉ के द्वारा हम लोगों के द्वारा चुनकर एस्टैब्लिश करी गई है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर आप गवर्नमेंट को परेशान करते हो, अनस्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हो कंट्री के अंदर, तो यहां पर आपको सेडिशन के अंदर चार्ज किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने तो काफी सारे जो नेशनलिस्ट हुआ करते थे हमारे देश के, उनको इसके अंदर चार्ज किया था। लेकिन आजकल देश के अंदर आप देखते हैं कि जब भी आपको कोई सरकार, कुछ लोगों को कभी कोई सरकार पसंद नहीं आती है, तो उस केस के अंदर ये सेडिशन लॉ जो है कई बार एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। खैर, देखते आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि बहुत बार इसका इस्तेमाल सही तरीके से सही लोगों के अगेंस्ट में भी किया जाता है जो कि सच में ही देश के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम कई बार इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो वहां पर देखने की जरूरत है कि कैसे मिसयूज को कम किया जाए। खैर, यहां से आगे बढ़ते हैं। कौन ऐसे पहले भारतीय थे जिनको सेडिशन लॉ के अंदर चार्ज किया गया था? सो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी चार्ज्ड अंडर सेडिशन अंडर दिस लॉ? जल्दी से 10 सेकंड के अंदर आंसर करें। महात्मा गांधी, नेहरू, लोकमान्य तिलक या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर हो सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो एक टाइम पर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी तो दोनों को तो चार्ज इसके अंदर किया ही जा चुका है, ठीक है। लेकिन जो पहले भारतीय थे उनको 1891 में, जब गांधी जी भारत थे ही नहीं, वो तो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के अंदर अपने केसेस लड़ रहे थे, जोकेश चंद्र बोस, जेसी बोस, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसको कि सेडिशन के अंदर चार्ज किया गया था। वैसे आगे जाकर महात्मा गांधी की राइटिंग्स और उनकी लीडरशिप को लेकर, लोकमान्य तिलक की लीडरशिप को लेकर भी उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वैसे क्या होगा? नन ऑफ द अबव, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज जोगेश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को लेकर है, पूछा गया बताएं करेक्ट स्टेटमेंट इसको लेकर कौन सी है। ये की पार्ट है ऑफ द मोबाइल नेटवर्क सिस्टम। ये मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें एंटीना होता है जो कि सिर्फ सिग्नल्स दे सकता है स्मार्टफोन्स को, ठीक है। द सिग्नल्स आर डिजिटाइज, सिग्नल्स को फिर डिजिटाइज भी कर दिया जाता है। तो सिग्नल्स को डिजिटाइज किया जाता है सिर्फ एंटीना के साथ, ये सिग्नल्स को स्मार्टफोन तक भेजता है और ये मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। 3 स्टेटमेंट वन बाय वन, सोचिए क्या होगा। तो क्या इसमें एंटीना होता है कि नहीं होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पर आंसर अगर दूं, ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स आपके पूरे हो गए। सो यस, इट कंप्राइजेस एंटीना, लेकिन इसका काम सिर्फ ओनली यहां पे दिया 80-20 रूल लगेगा जो मैंने आपको बताया, ट्रांसमिट करने के लिए ही नहीं, यहां पर सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन हाँ, सिग्नल को डिजिटाइज किया जाता है, मोबाइल नेटवर्क का इंपॉर्टेंट एरिया भी है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, बी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से काम करता है, सिग्नल को भेजता भी है, सिग्नल को रिसीव भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिमलीपाल को लेकर है, सिमलीपाल को लेकर पूछा गया बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये उड़ीसा में लोकेट करता है क्या? मे बी। यूनेस्को ने ऐड किया है दिस नेटवर्क पार्क टू इट्स लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने इसे ऐड किया हुआ है क्या? हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिक्लेयर किया था बायोस्फीयर रिजर्व 1994 के अंदर। सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा, क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व है? क्या 1994 में डिक्लेयर किया था? यूनेस्को ने इसे अपनी लिस्ट में ऐड किया कि नहीं किया? क्या ये उड़ीसा में लोकेट करता है? सो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा केसेस के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर फायर के इंसिडेंट्स, जो फॉरेस्ट फायर होती है ना, उसके इंसिडेंसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं फॉरेस्ट फायर के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोकेशंस है उनका पता लगाने के लिए। तो यस, उड़ीसा में लोकेट करता है, यूनेस्को ने भी इसे ऐड किया है और इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 1994 में दिया गया था। ये जो आपका नेशनल पार्क है इसे टाइगर के लिए, एलिफेंट के लिए, ठीक है, जाना जाता है। ये मेन इसके यहां पर आप कह सकते हैं कीस्टोन स्पीसीज है। हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको सिमलीपाल के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी। मैप के ऊपर देखिए यहां पर सिमलीपाल। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है टोमेटो फ्लू को लेकर। बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पे नहीं है, बेसिकली राज्य पूछा है, कौन से राज्य में इसके केसेस अभी रिसेंटली देखने को मिले, कुछ दिन पहले न्यूज में थे, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, आसाम? जल्दी से बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। टोमेटो फ्लू के केसेस कहां पर देखने को मिल रहे हैं? तो ये जो आपका स्टार्ट हुआ है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम केरला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। चलिए, जो लास्ट टाइम के विनर हैं उनका नाम मैंने यहाँ पे बता दिया, लवली मंडल ने यहाँ पर जो आपकी सीरीज है वो जीते। तो आप लवली मुझे बता दीजिएगा netmokis@gmail.com के ऊपर कि आपको जो सीरीज चाहिए, पॉलिटी की चाहिए, स्पेक्ट्रम की चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में चाहिए, वो सब चीज़ें बता दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपको एनरोल कर लिया जाएगा। जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 मिनट की जो इन्वेस्टमेंट अभी आपकी रिवीजन की होगी वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाली है। देखिए, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी 90% और 90% से भी ज़्यादा लोग जो है रिवीजन से भागते हैं, और लाइफ में जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उनसे ही लोग भागते हैं, और कहीं ना कहीं वही चीज़ें रिजल्ट आपको दिलाती हैं। तभी अगर आप परसेंटेज भी देखेंगे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज दी सक्सेसफुल पीपल दे प्रिफर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, वो कुछ एक्स्ट्रा जरूर करते हैं, दैट्स वाई दे गेट द सक्सेस। और यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, रिविजन, वो बिल्कुल मत छोड़िएगा, और वो आपको साथ के साथ ही करनी है। कोई आपने चैप्टर भी बुक में से कंप्लीट किया ना, कंप्लीट करने के बाद बुक को रखिएगा मत, 5 मिनट के अंदर उसे पूरा रिवाइज करने की कोशिश जरूर करिएगा। नाउ, रुपये एक्सचेंज रेट को लेकर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमने क्या क्या चीजें देखी है। तो यहां पर कितने रुपए से $1 आप परचेज करें, वो आपकी एक्सचेंज रेट है। किसको फायदा होता है, अगर ये गिरती है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, इंपोर्टर्स को नुकसान होता है। नेक्स्ट हमने देखा, अगर फ्री मार्केट है तो किससे डिटरमिन होती है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट मैनिपुलेशन तो चाइना करता है, उससे फ्री मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था यहां पर एक्सचेंज रेट इन इंडिया को लेकर, आरबीआई का इंटरवेंशन के बारे में भी, और यहां पर जो चेंजेस होते हैं वो भी किए जाते हैं। प्रेजेंट रेट भी मैंने आपको दिखा दिया था। पुलित्जर प्राइज जो है कौन देता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देता है। जर्नलिज्म के अंदर ये दिया जाता है, और इस बार स्लेन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जो है उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। पुलित्जर प्राइज 1904 की विल के हिसाब से रखा गया था। देखिए, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं या ना पूछूं, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्लाइड आपके सामने आती है, उसको लेकर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी है, जो आप रिकॉल कर पाए, वो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। सो अवार्ड जो है क्या किसी भारतीय को मिला है, पहले भारतीय का नाम बताए जिनको ये प्राइज मिला था। अवार्ड जो है एजुकेशन कैटेगरी में भी दिया जाता है, जर्नलिज्म के अंदर, लेटर के अंदर, ड्रामा के अंदर भी दिया जाता है। ठीक है। जो गदर पार्टी में हमारे गोविंद बिहारी लाल जी थे, उनको यहां पर ये प्राइस दिया गया था। नेट 50 कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा, अलग अलग सीरीज आपको मिल जाएगी। 200 डेज की जो सीरीज है, ऑल इन वन सीरीज है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हमने देखा था, जो कि सेडिशन को लेकर था। जल्दी से मुझे आईपीसी का सेक्शन बता दीजिए कौन सा है। इट्स अ नॉन वेलेबल ऑफेंस, 3 साल की सजा, फाइन का प्रावधान यहाँ पे रखा गया। पासपोर्ट तक भी सीज कर लिया जाता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दी जाती। ठीक है, सेक्शन 124A को मत भूलिएगा, और ये जो आपको स्क्रीन अभी दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके के काफी सारे इन्फोग्राफिक जो न्यूज़पेपर में अपीयर होते हैं विद देयर सोर्स, जो है यहाँ पर ये जो आपको मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमने सेडिशन के बारे में देखा था, तो पहले व्यक्ति कौन थे जल्दी से बताएं। वैसे तो महात्मा गांधी और जो लोकमान्य तिलक थे, उनके अगेंस्ट में भी ये चार्जेस लगाए जा चुके हैं। जोगेश चंद्र बोस जो थे, उनको उनके ऊपर सबसे पहले ये चार्जेस लगाए गए थे। फिर हमने यहाँ पर ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में देखा। जो एंटीना है उसके साथ साथ डिजिटाइजेशन भी होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों तरीके से सिग्नल को यहाँ पर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने देखा था यहाँ पर सिमलीपाल कहाँ पर लोकेट करता है, जल्दी से बताएं। यूनेस्को के अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व 1994 के अंदर बनाया था। उड़ीसा के अंदर लोकेट करता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था टोमेटो फ्लू को लेकर, केरला जो था इसका एरिया था जहां पर ये आउटब्रेक अभी देखने को मिल रहा है। तो विनर का नाम मैंने आपको बता दिया है। और प्रीलिम्स के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूं वो ये है कि अभी हमने देखा उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल था, सिमलीपाल से ही मिलता जुलता एक और आपको यहाँ पर नेशनल पार्क स्लैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं, या फिर चाहे तो उड़ीसा के अंदर जितने भी नेशनल पार्क्स अवेलेबल है उनके नाम मुझे जरूर बताइएगा। नाउ, जो मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो यही है, सेडिशन लॉ को मिसयूज किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। सो कैसे ये मिसयूज किया जाता था, हाउ द सेडिशन लॉ वाज मिसयूज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन इसके साथ साथ इसने हमारे जो नेशनलिस्ट थे और नेशनलिस्टिक मूवमेंट थे उसको कैसे थॉट किया, ये भी आपको आंसर करना है 250 वर्ड्स के अंदर। और जो आपका इंटरव्यू ग्रुप है उसके अंदर भी आप इसको रिकॉर्ड करके अपना जो आंसर है वो सबमिट कर सकते हैं। चलिए, जल्दी से अपने मार्क्स जो है वो लिख के दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे कट ऑफ क्या थी हमारी, कट ऑफ वाज 6। तो अगर 6 या 6 से ऊपर का स्कोर है देन यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 है तो डेंजर जोन में। बट कोई बात नहीं, डेंजर जोन का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे हताश होने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू इंप्रूव, देखना है कि गलती कहाँ पर हुई और उसे इंप्रूव कैसे करना है। ठीक है, इसके साथ साथ रिविजन इस पूरे लेक्चर की सेम डे कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप देखते हैं वो असेसमेंट होता है, जो असेसमेंट आपका है वो पहली बार देखने पे होता है। सेकंड टाइम नोट मेकिंग होती है। नोट मेकिंग पहली बार नहीं होती, कभी भी बुक को खोलें, पहली बार किसी चैप्टर को पढ़े, नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि पहली बार जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट लगती है, पूरी चीज़ को ही आप हाईलाइट कर देंगे जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा। पहले आप पढ़िए उसे अच्छे से, और सेकंड टाइम थर्ड टाइम जाकर आप नोट्स बनाएं। तो द सेम अप्लाइज इन द वीडियो। तो यहाँ पर इसे देख लिया आपने, अपनी असेसमेंट कर ली, 5 6 7 8 9 जितना भी आपने स्कोर किया, अब उसका नोट्स जो है वो सेकंड टाइम में बना लीजिएगा, सो दैट एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो आई होप
कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जो भी आपका फीडबैक होता है आप मुझे @prince_luthra पे भेज सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।